आज उधर मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बैठो। कैसे चल रही थी आप? बढ़िया चल रही सर। बढ़िया चल रही है? हाँ, पक्की बात है? हैं? मेरे हिसाब से तो बढ़िया। आपके साथ बढ़िया चल रही है? इस फेज में आए थोड़ी है, नहीं। फिर तो खूब सारी कमियां निकाल सकते हाँ हैं। चलो बताओ भाई, स्टेट वाला पढ़ लिया क्या? सर, 100% तो नहीं पढ़ा है पर ऑलमोस्ट कर लिया है। 2047 का राजस्थान सरकार का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया, क्या है वो? सर, उसमें एक तो $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 तक बनाने का है, जिसमें 2030 तक शॉर्ट टर्म में $350 बिलियन की बनाने का है। फिर उसमें सब तरह पे ओवरऑल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए विकसित राजस्थान का खाका प्रोवाइड करवाया है, जिसमें कि मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर, सभी सेक्टर्स में राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए। 4 फोकस एरिया बताएं, क्या है वो? ज्ञान नाम से एक्रोनिम है उसका, जी सर। क्या है वो? सर, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है। मुझे बताया कि योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, क्या है ये? सर, वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे जिसमें सर लाइवलीहुड प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके बताए जाते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और पैसे वैसे भी देते हैं, पर तरीके ही बताया जाता है। सर उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी मिलता है। और कितना मिलता है, या फिर केवल वही आंसर कर रहे हैं, या फिर कुछ एग्जैक्ट एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता है। एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता? कब कब शुरू हुई थी? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। राजस्थान की मिनरल पॉलिसी आई थी, जी सर। क्या उसके डेटा बता पाओगे आप? जी सर। हम्म। सर, राजस्थान उस मिनरल पॉलिसी के हिसाब से सर राजस्थान का 1% क्षेत्र, शॉर्ट टर्म में सर 1% क्षेत्र लैंड एरिया को माइनिंग के अंडर लाने का उसमें टारगेट है। उसके अलावा सर उसका जो जीडीपी में 5% का योगदान करने का टारगेट है। और उसके माध्यम से रेवेन्यू का भी शायद 15,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट है। 3 गुना करना है। चलो, उसमें 2 टारगेट है, छोड़ते हैं उस पॉइंट्स को, ये चीज़ों को आप देख लेना। अपन चलते करंट अफेयर की तरफ। हमें ये देखने को मिला कि इंडिया की इकोनॉमी पिछले कुछ टाइम से, मुझे लग रहा है, बहुत ही वीक चल रही है। हमारा करेंसी जो है वो 90 रुपये पर यूएसडी हो गई है। हमारा ट्रेड डेफिसिट अक्टूबर महीने का आज तक का लोएस्ट रहा है। इतना लोएस्ट तो कभी नहीं रहा। सर, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी इकोनॉमी वीक चल रही है, क्योंकि कल ही जो रिलीज हुआ उसमें 6 क्वार्टर की सबसे हाई जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है, 8.2% की, जो कि अभी तक लास्ट 6 क्वार्टर्स की सबसे हाई है। और जो ईयरली प्रिडिक्शन है वो भी 7% से ऊपर ग्रोथ रहने का है। पर ट्रेड डेफिसिट रहने का कारण ये है कि यूएसए ने जो अभी टैरिफ्स लगाया, उस वजह से यूएसए के एक्सपोर्ट्स में काफ़ी, यूएसए को जो एक्सपोर्ट जाता है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसे हम डोमेस्टिक मार्केट के थ्रू पूरा कर रहे हैं। और जो पहला पॉइंट था सर, 90 रुपये। हाँ सर, डॉलर। सर, वो कई अन्य फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, करेंसी की वैल्यू। और रुपये की परचेजिंग पावर अभी भी मुझे लगता है कि मेंटेन्ड है। तो अन्य फैक्टर कौन से हैं? सर, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जो डिमांड है, उस वजह से की डॉलर की स्टेबिलिटी। वो तो अपने पता ही है, तो उसी वजह से होती है। लेकिन कारण क्या है, ये तो आपने बता दिया एक जनरल बात कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ी। डॉलर की डिमांड ऐसा क्या हुआ? उस बारे में चलिए, कोई बात नहीं। मुझे बताइए, व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है? सर, वाइट कॉलर टेररिज्म, जो कि इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे क्लास के द्वारा जो टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है या एक्टिविटीज भी कमिट की जाती है टेररिस्ट, उसे वाइट कॉलर टेररिज्म कहा जाता है। जैसे अभी दिल्ली में देखने को मिला, जो डॉक्टर्स के द्वारा जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, वो वाइट कॉलर टेररिज्म। तो आपको क्या लगता है, पढ़े लिखे लोग, आर्थिक रूप से समृद्ध लोग टेररिज्म में क्यों शामिल होंगे? सर, इसका पहला कारण तो यही है कि उनका
उनका जो बचपन से ही रेडिकलाइज किया गया है या ब्रेन वॉशिंग की गई है, वो एक कारण है। उसके अलावा सर हो सकता है पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके योग्यता के अनुसार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो। वोटर वोटर टेंडेंसी को चेंज करने के लिए जो चुनाव से जस्ट पहले पैसा दिया जाता है, वो मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्य हो। आप मुझे कौन से कोई 2 लॉ बताओ जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो कि इसमें हाँ, आप सेक्शन के साथ में बातचीत कर सकते हैं? सर लॉ ऑफ रेट्स मेरा एक ऑनर्स का सब्जेक्ट रहा है। सर मेरा पिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी रहा है। और चलो मुझे आप बताओ कि एक अभी शेख हसीना वाला जो बांग्लादेश में इश्यू है, उसमें ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना को कुछ नेचुरल राइट जो है वो नहीं दिए गए। इन नेचुरल राइट कितने प्रकार के होते हैं और उसकी थ्योरी मुख्य थ्योरीज कौन-कौन से हैं? किसने दी थी? सर नेचुरल राइट्स देखा जाए तो सर जो वे राइट्स होते हैं जो एक सामान्य नैतिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जैसे कि इसमें शेख हसीना वाले केस में एक ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टिम करके एक सिद्धांत होता है, जिसे कहते हैं कि राइट ऑफ बीइंग हर्ड। उन्हें सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया, तो वो एक उनका नेचुरल राइट का कोई मुझे पॉलिटिकल थिंकर बता सकते हैं जिसने कि नेचुरल राइट पर सर सालमन ने नेचुरल राइट पर बात की है। एवी डाइसी ने भी कुछ बात की? जैसे एवी डाइसी ने सर मेजरली रूल ऑफ लॉ पे ज़्यादा बात की है, पर नेचुरल राइट पे भी उन्होंने नेचुरल राइट के 3 प्रकार बताए। बता सकते हो कौन-कौन से? नेचुरल राइट के अंदर उन्होंने कहा कि 3 अधिकार आते हैं। कोई बात नहीं, मुझे आप बताएँ, आपका जिला है उदयपुर। जी सर। एक बात ही की जाती है कि राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है पूरे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से। क्यों ना राजस्थान का बँटवारा कर दिया जाए, 2 राज्य बना दिए जाए? आपको नहीं लगता कि हमने बेवजह संस्कृति के आधार पर जुड़े रहने के कारण प्रशासनिक समस्याएँ लोगों को इतनी झेलनी पड़ती है? आपके क्षेत्र से आपकी राज्य की राजधानी कितना दूर पड़ती है? सर करीब-करीब 400 किलोमीटर। करीब-करीब 400 किलोमीटर, करीब-करीब 10 घंटे यदि हम माने कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो। एक व्यक्ति को अपने कोई कार्य करवाने के लिए 10 घंटे का सफ़र करके आना पड़ रहा है, यदि उसको जो मुख्य है, जो संस्थान है, वो राज्य की राजधानी में होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमने संस्कृति को एक तरीके से आड़ में या फिर संस्कृति के नाम पर हम प्रशासनिक रूप से सिर्फ़ परेशान हो रहे हैं? सर ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आम नागरिक को राजधानी में बहुत अधिक काम करे रेगुलर बेसिस पे ऐसा देखा नहीं गया। और ई गवर्नेंस और दूसरे चीज़ों के माध्यम से आजकल सरकार डोर स्टेप पे पहुंचने का कार्य कर रही है, जिससे कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव जो परेशानी जो ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट में होती भी थी, वो अब वर्तमान में काफ़ी कम हो गई है। दूसरा सर सिर्फ कल्चरली नहीं सर, ये ऐतिहासिक भी जुड़ाव रहा है पूरे राजस्थान का। सर उदयपुर मेवाड़ को सर राजस्थान से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मेवाड़ का इतिहास राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। चलो, आपके इस पास में आपके 10 वर्ष का एक बच्चा आपके साथ है, वो मुझे कहता है मुझे पानी से और हाइट से डर लगता है, लेकिन मुझे उदयपुर घुमाओ, तो आप उसे कहाँ घुमा के लेके आएँगे? पानी और हाइट से उसे डर लगता है। सर उसे पानी में उतरने से डर लग सकता है, साइड में खड़े रह के झील तो देख ही सकते हैं। नहीं, पानी से पूरा ही डर लगता है उसको। सर मैं उन्हें हेरिटेज टूरिज्म करा सकता हूँ, जैसे कि सिटी पैलेस है, अन्य हेरिटेज पैलेस जगह है, जैसे कि सहेलियों की बाड़ी करके एक गार्डन है, सुखड़िया सर्कल एक गार्डन है, वहाँ पे उन्हें घुमाया जा सकता है। और सर हाइट पे पहाड़ पे चढ़ने में ही डर लगता है या ऐसे? हाइट से ही डर लगता है उसको। तो सर थोड़े ऑप्शंस तो कम हो जाएंगे, परंतु फिर भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ले जाया जा सकता है। तो आप इनमें से सारी जगह घुमाए। जी सर। आपके उदयपुर की कोई यदि आप 2 का ही चुनाव करना है, कि सबसे बढ़िया आपको जो लोकेशन जहाँ पे लगती है कि यहाँ पर बढ़िया सुकून है, 2 का ही चुनाव करना है। सर पहला गणगौर घाट तो और दूसरा सर नीमच माता टेम्पल। घनघोर घाट, ये जो हम लोग जो सुनते हैं, आम जनता जो सुनती है, उसमें से तो दोनों का ही नाम ले लिया आपने। पिछोला झील और ये सब नहीं है इसमें? सर गणगौर घाट पिछोला झील का ही एक घाट बना हुआ है। अच्छा, पिछोला झील के ऊपर एक घाट बना हुआ है। और
जो नीमच माता मंदिर है वो फतेह सागर के साइड में एक पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है, जहाँ से ऊपर बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। तो चलो बढ़िया है अर्चित, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, बढ़िया, अच्छी तैयारी कर रहे थे, कहीं फंसाया भी वहां पर भी बढ़िया निकल गए। वहाँ थोड़ा कुछ लो वाले मामले में, लो वाले में क्या कुछ स्पेसिफिक है क्या कहाँ पर? सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कई है वैसे तो। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे मेरे सब्जेक्ट्स थे, ये सर्विस लॉ था, लॉ ऑफ रिट्स था, और फिर पंचायती राज वाला। सर्विस लॉज के कौन सी सर्विस का? सेल सर्विसेज पे? ये जो अपना सर्विस लॉज जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और इसमें जो सर्विस मैटर होते हैं ये यार ऐसे तैयार है सर्विस लॉज? सर। कॉन्स्टिट्यूशन में जितना वो बैकग्राउंड है उतना तैयार है, पर वो जो उनके एक्ट हैं वो नहीं तैयार। कभी कोई एक आधा ऐसा हो ना जिस पे बातचीत कर सके जहाँ उसको मुझे लॉज याद। लॉ ऑफ रिट्स पे कर सकते हैं, उसमें काफ़ी जजमेंट्स वगैरह सब याद। अब क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है कि सामने वाले को लॉ ऑफ रिट नहीं आता, अब मुझे लॉ ऑफ रिट्स जो पूरे प्रोविजन से नहीं पता। हाँ, एक ऐसा कुछ हो ना कोमल, जैसे आरपी है, आरपी लगभग लोग पता होता है, उस पर बातचीत थोड़ी सी हो जाती है। चलो ठीक है, पर अब बाकी तो ये तो आपका लॉ का तो आपका सब्जेक्ट है, बाकी तो ये ओवरऑल अच्छा है, आपका बोलने का तरीका भी अच्छा है, पॉजिटिव्स लिख देता हूँ क्या क्या है, बोलने का तरीका बढ़िया है आपका, जो है मुश्किल प्रश्नों को हैंडल करने का तरीका अच्छा है, नए क्वेश्चंस को भी ठीक तरीके से हैंडल करते हो, इंटरव्यू के दौरान पॉजिटिव भी रहते हो, नए क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की तरह ही लेते हो, तो वो सारी चीज़ें अच्छी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव चीज़ें लगी नहीं। हाँ, एक दो चीज़ें की जा सकती है, सुधार की जा सकती है, कई जगह पर वेग फैक्ट, मतलब बिना फैक्ट्स के और वेग बातें, जनरल बातें, जैसे कि वो ठीक है प्रिपेयर नहीं होगा कि भारत की जो करेंसी है वो क्यों डाउन जा रही है, तो कि भाई डॉलर की जो कीमत है, मतलब डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, ये तो सबको पता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसी वजह से करेंसी डिप्रिशिएशन होता है, लेकिन क्यों बढ़ रही है, तो वो वेग आंसर हुआ एक तरीके से। तो वहां पर यदि और ज्यादा स्पष्टता लेके आओ तो ज्यादा बढ़िया रहे। फिर कुछ जगह पर जो है ना कि चीजें नहीं पता लेकिन फिर भी बताने की कोशिश होती है पूरी, कि किसी तरीके से जो मेंस वाला नहीं होता कि भी किसी बिटिंग अराउंड द पुश वाली बात की, पंडित उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना क्या है, एक एक फैक्ट नहीं पता, थोड़ी सिंगल फैक्ट, पर उसको जो बताने की कोई बुरी की, और वो सही है, वैसे गलत कोई नहीं है, पर मेरा ये कहना है कि भाई यदि नहीं पता ना तो वहां पर सॉरी भी बोला जा सकता है। बहुत कम क्वेश्चन में तुमने सॉरी बोला, बोला था क्या सॉरी कहीं पे? ये इसमें लो वाले में यहाँ पर आए तब बोला था, बाकी नॉर्मली सॉरी कम ही बोला, तो सॉरी भी बोला जा सकता है, नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं। और जो पंडित दुपद गरीबी मुक्त गाँव वाला जो था ना, तो उसमें कुछ फैक्ट नहीं पता थे कि फ्लैगशिप योजना है, इस बार के बजट में अनाउंस की गई थी, इतने इतने पैसे मिलेंगे, वो चीज़ वहाँ पर बताई जा सकती थी। ओवरऑल मुझे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें कुछ ऐसा लगता हो कि भी हाँ ये चीज़ें, और मुझे बताओ कि यहाँ पर कुछ फंस सकता हूँ और इसको कैसे? जैसे लॉ में सर मैं बोलने को तो क्रिमिनल लॉ भी बोल सकता हूँ, उसमें भी मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस है, पर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी एक्सपर्टीज है उधर, तो वो फिर सेक्शन नहीं, नंबर। बीएनएस वगैरह ये नए वाले पढ़ लिए क्या? सो पूरे तो नहीं पढ़े, पर बेसिक उनके मेजर प्रोविजंस तो। मेजर प्रोविजन पता है ना, हाँ, तो अपन कह सकते हो वैसे क्रिमिनल लॉस। जैसे वो हेमंत प्रियदर्शी जी हैं, तो वो आईपीएस हैं, तो वो उसमें फिर कितना भी डीप में जा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बोलने में। पर डीप में जा सकते हो तो उससे एक फायदा भी होता है, कम से कम बातचीत करें हम उसमें। अब ऐसे लोग बताओगे जो कि नहीं पढ़े होते, फिर वो बातचीत को ही अवॉइड कर देते हैं, तो बातचीत करेंगे ये भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर। ओवरऑल मुझे इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। और सर लैंग्वेज में सर कभी कभी कुछ ऐसा आ जाता है कि डेफिनेशन कुछ पूछ रहे थे, व्हाट इज दिस, ये क्या है ये बताए, तो उसमें सर डेफिनेशन अब मेरे को तो इंग्लिश में ही याद होती है। कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में ही बोल। हाँ ठीक है सर। ये काइट फ्लाइंग वगैरह ही कर ली क्या? सर कर रहा हूँ रोज थोड़ा थोड़ा, देखता हूँ करीब करीब कर। ठीक है, बढ़िया है। उदयपुर में जू नहीं है क्या वैसे? चिड़ियाघर पे है कि नहीं? जू वो सज्जनगढ़ पे वो बायोल वो है, तो पहाड़ पे ही है। हाँ। सो बाकी वो काइट, वैसे तो बैडमिंटन ही है, पर काइट फ्लाइंग मैंने कहा थोड़ा यूनिक हो उस हिसाब से रख रखा है, वो पता तो है ही इसके बारे में बहुत सारी चीज़। ठीक है।
बढ़िया यार, अच्छा है। ठीक है, बस इसी थीम पर कैरी करते रहो। करंट का मैंने क्या-क्या पूछा था? अच्छा ये सर इकोनॉमी वाला ये पूछा था। इकोनॉमी वाला पूछा था। व्हाइट गुड। 2-3 ये पूछे थे ना? हुँ। बढ़िया तैयारी करते रहो। आज करंट की क्लास है शाम को।